बच्चों, तो अगर आप नीट 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो में हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। मोल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री के बिल्कुल नींव बेसिक होता है। यहाँ पर आज के वीडियो में हम मोल कॉन्सेप्ट, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, ट्रिक्स और पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। तो आज सारे नीट के पीवाईक्यूज भी यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस टॉपिक में आप मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है, एक्चुअली मोल क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं बच्चों। तो मोल की बात करें तो मोल शब्द सिंपल से ही है, यही होता है कि कोई भी कण है बच्चों, कोई भी कण, यानी कि किस कण की बात कर रहे हैं, प्रकृति में जो कुछ भी पदार्थ है वो कणों से मिलकर बना है। तो वो कण, उस कण को हम ग्राम तक कैसे लेके जाएं, उस कण को जब हम मापते हैं, उसकी वैल्यू को ज्ञात करते हैं, तो वहां पर हम उसे कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ये चीज हमें मोल बताता है। यानी कि अगर आपके पास में इस जगत के अंदर कोई भी परमाणु है, कोई भी कण है बच्चों, तो वो कण जो है वो मोल में रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो उसकी वैल्यू हो जाती है बच्चों क्या, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। क्लियर है, बात समझ में आ गई। यानी इस माइक्रो वर्ड के अंदर अगर आपके पास में कार्बन जो है उसका भार 12 है, पर उसके द्रव्यमान में कणों की जो संख्या होगी वो हमेशा फिक्स होगी। और ये सबसे पहले अवोगाद्रो नामक वैज्ञानिक ने बताया कि कोई भी तत्व हो, उस तत्व के अंदर उसका द्रव्यमान कितना भी हो, जैसे कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है, लेकिन इन सब में 16 है तो भी कणों की संख्या क्या होगी, अवोगाद्रो के बराबर ही हो, अवोगाद्रो संख्या के बराबर ही होती है। तो यहाँ पर देखो लिख दिया ना, बात समझ में आई। तो यहाँ पर 12 माइक्रोन, यहाँ पर 12 ग्राम, 12 ग्राम ही बताया जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। बस आपको इसमें कणों की संख्या को जब आप बात करेंगे तो वो कणों की संख्या, चाहे भार द्रव्यमान कितना भी हो, कणों की संख्या हमेशा प्रत्येक कण के लिए इक्वल होती है। डन। चले, तो यहाँ लिखा हुआ है मोल एक संख्या से अधिक कुछ नहीं, यह रासायनिक विज्ञान का वह उपकरण है जो अदृश्य परमाणुओं की दुनिया में प्रयोगशाला में मापने योग्य ग्राम में बदलता है। एक मोल में ठीक जो कण होते हैं उनकी संख्या इतने कण होती है। यानी कि अगर हम बात करें कि किसी भी मोल की, है ना, कि मोल होता क्या है, तो उसमें उपस्थित कणों की संख्या, और वो कणों की संख्या कितनी होती है, एक मोल में हमेशा फिक्स्ड होती है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। डन। चलिए अब बढ़ जाते हैं फटाफट आगे कि यहाँ पर अवोगाद्रो संख्या क्या है। किसी भी पदार्थ का, कणों का द्रव्यमान जितना भी आपको दिया गया है, उनमें मोलों की संख्या यदि आपको ज्ञात करनी है, तो आपको ज्ञात करने का सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चों, कि आपके पास में मोल दिए हुए होंगे, है ना। अगर मोल दिए हुए होंगे तो कैसे ज्ञात करना है, अगर मोल पूछा है तो क्या ज्ञात करना है, ध्यान से सुनना। अगर मोल पूछा है तो उसके लिए एक फॉर्मूला है N/Na। ये Na क्या है, अवोगाद्रो संख्या है ना। और ये क्या है बेटा, ये क्या है, कणों की संख्या। आपको कह दिया जाए कि कार्बन के 6 ग्राम में कणों की संख्या जो है वो 6 है, तो उसके मोलों की संख्या बताओ। तो कार्बन में कणों की संख्या 6, तो 6 बट्टे उसका भार कितना, 12। आ गई बात समझ में, तो उसका मोल आ जाता है। कितना मोल। अब मानो फॉर एग्जाम्पल आपके पास में आपको n कणों की संख्या पूछी, तो आप क्या करोगे, मोल इंटू अवोगाद्रो संख्या। मेरे को बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया जब मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया 11th क्लास वाला रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा, तो बच्चों ने कहा मैम हमें मोल समझ में नहीं आते। तो ये मोल कॉन्सेप्ट आप पढ़ाना बहुत जरूरी था, इसलिए डिटेल में इसको मैं पढ़ा रही हूँ। बहुत ही मतलब एकदम एक्सप्लेनेशन पूरा कंप्लीट करके क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तो फटाफट जान लो इसको कि यहाँ पर अगर आपको कणों की संख्या पूछ ली जाए तो आपको उसी पदार्थ के मोल की संख्या उसको अवोगाद्रो संख्या से मल्टीप्लाई कर दो तो कणों की संख्या आ जाती है। बहुत आसान है। कण का अर्थ होता है कुछ भी हो सकता है, परमाणु, अणु या आयन या इलेक्ट्रॉन। एक मोल में
जैसे वाटर मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर पानी के अणु क्या होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर है, बात समझ में आ गई? यस मैम। सारे बच्चे ध्यान दें कि मोल से कणों की संख्या और कणों की संख्या से मोल हम ज्ञात कर सकते हैं। अब आ जाते हैं फटाफट कि मोलर द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे। अगर आपको मोल्स दिया हुआ हो, देखो ध्यान से सुनना, अगर मोल है तो मोल से कणों की संख्या आ गई, हाँ या ना? कणों की संख्या के लिए आप क्या कर सकते हैं, मोल से कणों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या होता है, n इंटू Na हो गया। अब मोल दिया हुआ हो और आपको पूछ ले क्या भाई, मोलर द्रव्यमान, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो मोल से मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, NW/m, है ना। अब मोलर द्रव्यमान यानी m ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, n इंटू W से गुणा कर दो। जब आप मोल की गुणा, मोल का गुणा, ये मोल है, ध्यान से सुनो, मोल का गुणा जब भार से करो या मोलर भार से करो, है ना, तब क्या आ जाएगा, मोलर द्रव्यमान। और जब मोल का गुणा अवोगाद्रो संख्या से करो तो क्या आ जाता है, कणों की संख्या। किसी भी पदार्थ के कण यानी किसी भी पदार्थ के इलेक्ट्रॉन की संख्या आ सकती है, परमाणु की संख्या आ सकती है, अणुओं की संख्या आ सकती है। अभी यहाँ पीछे लिखा हुआ था, ध्यान रखिए, कण कुछ भी हो सकता है, परमाणु, अणु या आयन, इन सब में इनके कणों की संख्या अगर आपको ज्ञात करनी है तो इनके मोलों की संख्या को अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर दीजिए, दैट्स इट। चले, बात समझ में आ गई? ये क्लियर हो गया? यस मैम। तो द्रव्यमान समझ में आ गया, भार या द्रव्यमान। हर बच्चे को यहां पर ही डाउट होता है ना, कणों की संख्या कैसे ज्ञात करूंगा, अरे मोल की संख्या को अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर दो। मैम मैं क्या रे मोलर द्रव्यमान कैसे ज्ञात करूंगा, अगर मोल दिया हो तो मोल को यार भार से गुणा कर दो, द्रव्यमान से गुणा कर दो। क्लियर है, बात समझ में आ गई? यस मैम। तो यहां लिखा गया है, ग्राम में व्यक्त एक मोल पदार्थ का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। संख्यात्मक रूप से यह परमाणु आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। H2O का मोलर द्रव्यमान 18 ग्राम प्रति मोल है। ये तो आप सब जानते हैं। एक मोल में कितना होता है, एक मोल में जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 18 ही होता है भाई साहब, है ना। ये जो भार है ये आपको इंडिविजुअल दिया जाएगा, जैसे 6 ग्राम 5 ग्राम, ये क्वेश्चन में आएगा, समझ रहे हैं, दिया हुआ आएगा। और अगर ये पूछ रहे हैं तो ये तो आपको पता ही है, मोलों की संख्या आपको मालूम हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस मैम। चलिए फटाफट जल्दी से, फिर आता है एसटीपी पर गैसीय आयतन। अब बच्चों ध्यान से दो, यहां पर ये बात जाननी जरूरी है। ठोस है तो अपन नहीं देखेंगे, द्रव है तो भी हम गैस की बात नहीं करेंगे, हम केवल और केवल गैस में ही गैस की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, अगर हम हाइड्रोजन हमारे पास है तो उस समय स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर मोल्स जब हैं तो उस समय मोल ज्ञात करने के लिए उसी गैस का आयतन में किसका भार दे दो, 22.4 का। जब भार दे देते हैं, भाग दे देते हैं, तो वहां पर मोलों की संख्या किसी गैस के लिए, गैस के लिए बात की जा रही है बेटा, गैस के लिए अगर मोल्स निकालने हैं तो आपको उसके आयतन में 22.4 का भाग दे देना है। ठीक है, क्लियर हो गया? यह सूत्र केवल गैसों पर ही लागू होता है, द्रव और ठोस पर नहीं। डन। चलिए आ जाओ फटाफट, अगला देखो बच्चों। अब आ जाता है कि अगर अपने पास में द मोल मैप अगर अपने पास हो, ध्यान से देखो बच्चों, है ना, ये एरो का निशान यू ऊपर जाएगा, ध्यान से, है ना, ये उल्टा लगा दिया है। ध्यान से देखो बेटा, अगर आयतन की बात हो रही है, मोल से आयतन चाहिए, भाई मोल दिया हुआ है, कह दे आयतन बताओ किसी गैस का, तो आपको 22.4 का भाग देना है, सॉरी गुणा करना है। वहीं पर कह दे कि क्या हो जाए भाई, आपके पास में n गुणा 22.4, तब तो वो आयतन आ जाएगा, n बट्टा 22.4 तो वो मोल आ जाएगा। ठीक है, अब यहां कह रहा है कि भाई गुणा कर दो, है ना। जब आप क्या हो, इस तरफ देखो ध्यान से, हर चीज देखो ध्यान से, जब आप यहां मोल से किसी को कर रहे हो, मोल से आयतन हो, देखो ध्यान से, मोल से आयतन, मोल से कण हो या मोल से मोलर द्रव्यमान हो, बच्चों ध्यान से इन चीज को, तो यहां पर सब गुणा ही होंगे, यहां 22.4 आ जाएगा,
कण है तो अवोगाद्रो नंबर आ जाएगा, और यदि मोलर है तो द्रव्यमान आ जाएगा। अगर इनसे मोल चाहिए तो भाग दे दो, वही संख्या का भाग दे दो। अगर आयतन से मोल चाहिए तो भाग दे दो 22.4 का, भाग दे दो किसका, अवोगाद्रो नंबर का, भाग दे दो किसका, m का। बस दैट्स इट, यही पैमाना है। केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय रहस्य, ये किसी भी प्रश्न को हल करने से पहला कदम यही है कि अपने को पहले किसी भी वैल्यू को मोल में कन्वर्ट करना, और मोल से फिर जो भी इसने पूछा है उसको हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी वर्सेस वेरिएबिलिटी, यानी कि चेंज कितना होता है। जैसे हाइड्रोजन गैस है, जल और ये ठोस, तो यहां पर देखो बच्चों, एक मोल में कणों की संख्या सब में फिक्स है, द्रव्यमान सबका अलग अलग है, और अगर आयतन की बात करें तो गैसों पर लागू है, बस यहां पर नहीं होगा, और यहां पर लगभग बराबर सही होगा। तो एक मोल हमेशा कणों की संख्या देती है, लेकिन द्रव्यमान आयतन पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। परीक्षा युद्ध क्षेत्र भाई साहब, पीवाईक्यूज। आज मैं आपको पीवाईक्यूज करने की ट्रिक बताती हूँ। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो आपके पास क्वेश्चन एमसीक्यूज फॉर्म में होगा, उसके बाद में उसको हल कैसे किया जाता है वो तरीका, रणनीति आपको आनी चाहिए। देन हम उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं, राइट। तो चलिए यहाँ पर फटाफट देख लेते हैं। पहला प्रश्न जो है वो आपका, निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक है। परमाणुओं की संख्या, अभी आपने देखा N अपॉन कैपिटल N अपॉन Na बराबर m मोल, यही था। N मतलब क्या, द्रव्यमान, यानी पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन सब को यहां पर आपको दिया हुआ है, अवोगाद्रो नंबर आपके पास है, आप क्या निकाल सकते हो, सबसे अधिक मोलों की संख्या, कणों की संख्या आपको मालूम चल जाएगी। तो फटाफट देखो जल्दी से, Au का द्रव्यमान, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम। तो यहां पर देखो बेटा, सबसे पहले द्रव्यमान, फिर मोल निकालेंगे, और मोल से कणों की संख्या आ जाएंगी। पहले मोल, फिर मोलों से कणों की संख्या। मोल निकालोगे तो मोल में फिर अवोगाद्रो नंबर से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगी, कणों की संख्या। क्लियर है, बात समझ में आ गई। कणों की संख्या आ जाएगी, हाँ या ना। तो द्रव्यमान दिया हुआ है, पहले मोल निकालो, मोल बराबर क्या होता है, पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटा उसका अणुभार। तो 1 Au का भार लिख दो, 1 सोडियम का भार लिख दो, ऐसे करके सबका देखो यहाँ लिखा गया है। Au का 197 लिख दो, है ना, फिर सोडियम का 23 लिख दो, फिर लिथियम का 1/7 लिख दो, क्लोरीन का 1/71 लिख दो। आ गया, सबका आ गया। जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो आपके पास सही उत्तर कौन सा आएगा, आंसर आएगा सी, ऑप्शन सी जो है सबसे ज्यादा होगा। निकालेंगे, हो जाएगा, डन। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आइए सेकंड देखो, 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से कितना कॉपर प्राप्त किया जा सकता है। बच्चों ध्यान से देखो, 100 ग्राम कॉपर सल्फेट, देखो पहली बात तो कॉपर सल्फेट का 1 मोल, तो उसमें कॉपर भी कितना, 1 मोल है, दोनों का रेशो सेम है ना, जितनी वैल्यू इसकी उतनी वैल्यू इसकी। तो पहले मोल को किसमें करेंगे, द्रव्यमान उसका निकालो, है ना। तो सबसे पहले आपको कॉपर सल्फेट का द्रव्यमान निकालना है, द्रव्यमान से फिर उसका मोल निकालना है, और मोल निकाल करके फिर कॉपर का मोल, और फिर कॉपर का द्रव्यमान आ जाएगा, हाँ या ना। जल्दी से बताओ फटाफट फटाफट। अपने पास N बराबर क्या होता है, W/M होता है ना, इस फॉर्मूले से आ जाएगा आंसर। सिंपली दिया हुआ, देखो 1 मोल कॉपर सल्फेट में 1 मोल ही कॉपर है, सही बात है। कॉपर सल्फेट का मोलर द्रव्यमान इतना हमें पता है, तो मोल कैसे निकालेंगे, पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटा अणुभार, पदार्थ की ग्राम में मात्रा दी हुई है, अणुभार हमने लिख दिया, वैल्यू आ गई। अब कॉपर सल्फेट के जितने मोल हैं उतने ही कॉपर के मोल होंगे, तो कॉपर के मोल कितने हो गए, 0.626 इनटू इसका भार कितना है, कॉपर का भार कितना है 63, आ गया द्रव्यमान, हाँ या ना, आ गई वैल्यू, यस मैम, ओके डन। कितना इजी है, बट बच्चों को पता नहीं होता है, ट्रिक्स नहीं पता होता है, नीट में यही सब चाहिए होते हैं। जितनी ज्यादा ट्रिक्स आपको आएगी उतनी आसानी से आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अगला है 2 kg N2
1 kg हाइड्रोजन की अभिक्रिया में बनने वाला अमोनिया का द्रव्यमान चाहिए, यानी कि N2 और 3H2। देखो बच्चों ध्यान से, 1/1 N2 बराबर 1/3 H2। तो आपके पास में N2 की वैल्यू कितनी है, 71.4 गुणा 3, कितना चाहिए हाइड्रोजन, है ना। तो इतना हाइड्रोजन आपके पास कितना है, इसको यदि आप देखोगे कैलकुलेट करोगे तो हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, हाइड्रोजन के लिए कितना नाइट्रोजन चाहिए होता है, 4 तरी 12, 2 और 1 3, 7 तरी 21, है ना। 213.2 चाहिए और अपने पास है कितना, अच्छा ये कैलकुलेट किया ना, 71.4 और 496, तो 71 ही है आपके पास, तो जबकि चाहिए कितना हाइड्रोजन के बराबर 213। तो इसका मतलब नाइट्रोजन एक सीमांत अभिकर्मक है। पहली बात तो ये नाइट्रोजन पहले ही खत्म हो जाएगा। अब नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर जब अमोनिया बनता है तो पहली बात तो ये कि नाइट्रोजन के लिए हाइड्रोजन इतना चाहिए, ठीक है। तो 1 मोल नाइट्रोजन 2 मोल NH3 बनाता है। 1 मोल हाइड्रोजन कितने बनाता है, 2 मोल नाइट्रोजन, यानी 1 मोल 71.4। इससे क्या बनता है, 1/2 NH3। आपको याद होगा ना, मैंने आपको बताया था, ये हम किसमें याद करते हैं, कोई भी अभिक्रिया को दर्शाने के लिए। तो इस 2 को इधर ले जाओ तो कितना होगा, 74.2 इंटू कर दो, बराबर में क्या होगा, ये वैल्यू आ गई। आप सोच रहे होंगे मैम आप 1/2 क्यों लिख रहे हैं 2 की जगह, इसलिए लिख रही हूं क्योंकि हम इसका एक फॉर्मूला होता है, पदार्थ की ग्राम में मात्रा बट्टा उसका कोएफिशिएंट, है ना। पदार्थ की वैल्यू आपको दी है ना, तो उसके लिए कोएफिशिएंट निकालने के वैल्यू ये होती है, मोल बराबर पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटा कोएफिशिएंट, है ना। तो ग्राम में मात्रा आपको जैसे दी गई है, कितना कोएफिशिएंट है, 2। डन है। चलो तो यहां पर इसको सिंपल भी आप कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो 1 मोल नाइट्रोजन में 2 मोल NH3 चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये इस तरफ चला गया, लिखा ना, 2 NH3 हो गया। उत्पाद में कितना आया, 142 मोल NH3। तो अंतिम द्रव्यमान कितना होगा बेटा, 142, NH3 का भार कितना होता है, 17, गुणा कर दिए। क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी से बताओ फटाफट, बहुत इजी है कॉन्सेप्ट, इसीलिए समझाया जा रहा है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अगला देखो फटाफट जल्दी से, नीट और जेई में स्वर्ण नियम जो है उनके लिए जब भी संदेह हो सबसे पहले दिए गए मान को मोल में बदल लो, बस। ये मैं तुम्हें रामबाण है भाई साहब, है ना, रामबाण बता रही हूं, ये चीजें नोट कर लेना। एसटीपी ट्रेम 22.4 वाले सूत्र का उपयोग करके केवल 2 गैसों के लिए करें। रासायनिक अभिक्रियाओं में हमेशा सीमांत अभिकर्मक की जांच मोल के माध्यम से करें, द्रव्यमान, ठीक है। चलो ओके डन। तो यहां पर इस क्लास का यदि पीडीएफ आपको चाहिए तो प्लीज आप बच्चे जो हैं यहां पर मुझे ज्वाइन जरूर कर ले, इसका पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगी। ये आपका अपना चैनल है, जितना हो सकता है इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और अपने दोस्तों तक शेयर करो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चले, मॉल कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप मुझे यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को भी मेरे फॉलो कर सकते हैं। जितना हो सकता है जल्दी से जल्दी जाओ और शेयर करो, फॉलो करो, लाइक करो, ओके। तो आज का ये मॉल कॉन्सेप्ट कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जितना हो सकता है आप जितना कर सकते हो उतना शेयर करो और कमेंट ज्यादा से ज्यादा करो। कोई भी क्वेरी है मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगी, ओके। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।